अगले दिन दोपहर तक चीफ ऑफ पुलिस टेरिल को कैसीनो डकैती की बेशतर तफसीलात मालूम हो चुकी थीं। रिपोर्ट्स, फोन कॉल्स, हेडक्वार्टर और एफबीआई के दरमियान टेलिक्स के राब्तों ने डकैती की एक मुकम्मल तस्वीर सामने ला खड़ी की थी। डकैती में शामिल अफराद का हुलिया मालूम हो चुका था। कैसीनो के कंट्रोल रूम में औजारों के थैले से उंगलियों के निशानात मिले थे। वॉशिंगटन से राब्ता कायम करने पर वहां से मिश का फोटो और तमाम रिकॉर्ड भेज दिया गया था। उंगलियों के मजीद निशानात बूढ़े गार्ड के केबिन से मिले थे। इनके जरिए पेरी की शनाख्त हो गई। वो माफिया का एक खतरनाक पेशावर कातिल था। रेगन से पुलिस को चांडलर का हुलिया तो मालूम हो गया था, मगर अभी तक उसके बारे में पुलिस कोई रिकॉर्ड तलाश नहीं कर सकी थी। चीफ टेरिल ने कॉफी की एक प्याली खुद ली, दूसरी बैगलर को दी, जो डाके की इत्तला मिलने के बाद से मुसलसल ड्यूटी पर था। हमें काफी मालूमात हासिल हो गई हैं। टेरिल ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। हम उनमें से 4 से वाकिफ हो चुके हैं। एक मर चुका है, लेकिन 5वां आदमी भी है। ये एक अजीब बात है कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। बाकी चारों का हुलिया हमें मालूम है, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस 5वें ने ही इस डकैती का प्लान बनाया था। हम जानते हैं कि वो ट्रक चला रहा था, मगर किसी ने उसे ड्राइव करते नहीं देखा। जब फायरिंग शुरू हुई तो वो ट्रक लेकर फरार हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि वो अपने साथियों को धोखा देकर भाग गया, या ये पहले से तय हो चुका था कि कोई गड़बड़ हो तो चारों साथी अपनी हिफाजत खुद करें और वो रकम लेकर किसी महफूज जगह चला जाए। लेविस का कहना है कि वॉलेट में $2.5 मिलियन कम है। ये बहुत बड़ी रकम है। वो इसके लालच में दूसरों को धोखा दे सकता है। टेरिल मेज से एक रिपोर्ट उठाकर देखने लगा। अगर उसने दूसरों से गद्दारी की है, वो बोला, और हम उनमें से किसी एक या सबको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुमकिन है वो जबान खोलने पर आमादा हो जाए। 5वें आदमी को तलाश करना बेहद जरूरी है। अभी तो उनमें से कोई भी हाथ नहीं आया है। फिर भी बैगलर ने कहना शुरू ही किया था कि फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। कुछ देर सुनता रहा। उसके चेहरे पर सख्ती का तासुर जाहिर हुआ। फिर बोला, ओके मार्क्स, मैं समझ गया। अभी आता हूँ। मुझे मालूम है तुम कहाँ हो। अभी आ रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया और टेरिल की तरफ देखा। ये सॉम मार्क्स था। वो एक सेल्फ सर्विस स्टोर का, मैं उसे जानता हूँ। टेरिल ने बात काटी। क्या कह रहा था? उसकी बेटी जैकी कल रात साहिल समुंदर पर एक पार्टी में शामिल थी। पार्टी के बाकी लोग जल्दी चले गए, मगर चूंकि मार्क्स और उसकी बीवी घर पर नहीं थे, कहीं गए हुए थे। जैकी को घर लौटने की जल्दी नहीं थी, इसीलिए वो ठहर गई। बहरहाल जब वो वापस जाने के लिए कार में बैठ रही थी तो, और ये बात तवज्जो से सुनने की है, तो एक मोटा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। उसके पास रिवॉल्वर भी था। उसने जैकी को काबू में करके उसकी इज्जत लूट ली। जैकी के हाथ उसका रिवॉल्वर लग गया और उसने उसके पेट में गोली मार दी। यह आदमी जिसका हुलिया पैरी से मिलता है, उसकी कार लेकर भाग गया, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। लड़की कहाँ है? टेरिल ने संजीदगी से पूछा। मार्क्स और उसकी बीवी घर वापस आए तो वो मौजूद थी, मगर वो शौक में है। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा है। जैसे ही वो बयान देने के काबिल हुई, मार्क्स हमें फोन कर देगा। ओके बैगलर, वहां जाओ और देखो कि लड़की दास्तान तराजी तो नहीं कर रही। पैरी का हुलिया नशर किया जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ उसके किसी दोस्त ने ज्यादती की हो और वो असल हकीकत छुपाने के लिए पैरी को मोर्द इल्जाम ठहरा रही हो। बैगलर चला गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसका फोन आया। ये वाकया बिल्कुल सही है, उसने बताया, और ज्यादती करने वाला पैरी ही है, और जैकी की स्पोर्ट कार का हुलिया ये है। टेरिल ने कार का हुलिया कागज पर नोट किया और बैगलर को वापस आने की ताकीद की। उसके बाद कंट्रोल रूम को फोन किया। तमाम डॉक्टरों और अस्पतालों को होशियार कर दो। उसने कहा, एक आदमी जिसके पेट में गोली लगी है, मुमकिन है उनसे इलाज के लिए रुजू करे। अगर ऐसा हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। इस बात को नशर करा दो। इसके अलावा मैं एक कार की तफसील बताता हूँ जिसका पता लगाना है। उसने स्पोर्ट कार का मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बताया। ये मालूमात बराबर नशर कराते रहो। वो शख्स जख्मी है और कार से ज्यादा फासले पर नहीं होगा। वो रिसीवर रख रहा था कि होमिसाइड स्क्वाड का ऑफिसर फ्रेड हीज अंदर दाखिल हुआ। गश्ती पुलिस को साहिल समुंदर पर एक नौजवान आदमी की लाश मिली है, उसने बताया, जिसके सर में गोली मारी गई है। कॉल अभी आई है। उसके पास ही एक छोटा ट्रक खड़ा है। ट्रक का हुलिया उस ट्रक से मिलता है जिसे डकैती में इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इस पर आईबीएम के बोर्ड और निशानात नहीं है, लेकिन इन्हें हटाया जा सकता है। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। नौजवान तो मर गया होगा। जाहिर है, गोली सर में लगी है और इसका भेजा आसपास फैला हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। वापस आकर जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। ट्रक पर खुसूसी तवज्जो देना। डॉक्टर लुइस को तो इत्तला कर दी होगी।
जी हाँ, वो रवाना हो चुके हैं। टेरिल ने इस बात में सर हिलाया। फ्रेड चला गया। उसे गए कुछ ही देर हुई थी कि फोन की घंटी फिर बजने लगी। इस मर्तबा फोन करने वाला लेविस था, जो कैसीनो से फोन कर रहा था। क्या खबरें हैं? बहुत कुछ, मगर अभी बहुत मसरूफ हूँ, टेरिल ने जवाब दिया। ठीक है, लगे रहो। मुझे अभी एक बात याद आई है जिससे कुछ मदद मिल सकती है। मुझे अब यकीन हो गया है कि डाकुओं को अंदरूनी मालूमात हासिल थी, खास तौर पर इलेक्ट्रिक वायरिंग और फ्यूज बक्स के बारे में। वारदात करने का सही वक्त, कार्ड्स की तादाद, और ये कि हम रकम कहाँ रखते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे पास वायरिंग के नक्शे थे जो गायब हैं। तो फिर? टेरिल एकदम चौंक गया। वॉलेट में काम करने वाली एक लड़की, लोना एवॉन्स, 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आई। मुमकिन है उसका डकैती से ताल्लुक हो। वो कहाँ रहती है? टेरिल ने पूछा। लेविस ने उसे एक पता बता दिया। ठीक है, हम चेक करते हैं, टेरिल ने जवाब दिया और रिसीवर रखकर दूसरे फोन का रिसीवर उठा लिया। क्या लेपेस्की मौजूद है? अभी आया है, जवाब मिला। उसे मेरे पास भेज दो, टेरिल ने कहा। चार्ली ने मुस्कुराते हुए लेविस्की की तरफ देखा। उसने अभी तक अपना सूट पहना हुआ था और बहुत थका थका नजर आ रहा था। जब से वो ड्यूटी पर था, उसे लिबास तब्दील करने की मोहलत नहीं मिली थी। चीफ तुम्हें बुला रहे हैं हीरो, वो बोला। लेपेस्की, जो गुस्ल करके कपड़े बदलने का इरादा कर रहा था, मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया और टेरिल के ऑफिस की तरफ चल दिया। तुम इस लिबास में क्या कर रहे हो? टेरिल ने उसे देखते ही सवाल किया। लेपेस्की ने एक गहरा सांस लिया और अपना गुस्सा जब्त करके बोला, मुझे अभी तक लिबास तब्दील करने का मौका नहीं मिला है सर। मैं समझ गया। टेरिल ने मुस्कुराहट छुपाई। परेशान मत हो, कपड़े बदलो और जल्द से जल्द इस पते पर पहुंचो। टेरिल ने एक कागज पर पता लिखकर उसे दिया और जो कुछ लेविस ने कहा था वो भी बता दिया। मुमकिन है डाकुओं ने उसे रिश्वत देकर मालूमात हासिल की हो। कोई ताज्जुब ना होगा कि वो अब तक फरार हो चुकी हो। उसका हुलिया मालूम करो, हम इसे रेडियो से नशर कर देंगे। 20 मिनट बाद लेपेस्की शेव बनाने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनकर लोना एवांस के अपार्टमेंट हाउस के सामने खड़ा था। उसने घंटी बजाई। मिसेस मेडोक दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने लेपेस्की और उसके पीछे खड़ी पुलिस कार से मजीद 2 पुलिस ऑफिसर्स को कार से उतरते देखा और चौंक गई। मिस लोना एवांस यहाँ रहती हैं? लेपेस्की ने पूछा। हाँ, रहती है। फिर क्या हुआ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहीं बाहर गई है, मिसेस मेडोक ने जवाब दिया। मैं यहाँ पुलिस का आना पसंद नहीं करती। लोग बातें बनाते हैं और मेरी बदनामी होती है। सोच समझ कर बात करो, लेपेस्की ने सख्त लहजे में कहा। अब तो हम यहाँ आ ही गए हैं। वो लड़की कहाँ है? क्या वो किसी परेशानी में फंस गई है? मिसेस मेडोक ने दिलचस्पी से पूछा। हो सकता है, मगर वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हम ऊपर जाकर देखते हैं। नहीं, तुम नहीं देख सकते। मैं अपने घर में पुलिस वालों को देखना पसंद नहीं करती, मिसेस मेडोक ने तुर्की से कहा और दरवाजे के सामने जमकर खड़ी हो गई। लेपेस्की ने अपनी आदत बना ली थी कि उसे जो भी मकामी अदालतों में नजर आता था, वो उसे याद रखता था। उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। उसे मिसेस मेडोक भी याद आ गई। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया। आजकल भी दुकानों से चोरियां कर रही हो बड़ी हुई, उसने कहा। वो कब की बात थी? हाँ, गुज़िश्ता अगस्त की। याद नहीं, तब तुम्हें $25 जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। मालूम होता है फिर कोई मुसीबत तलाश कर रही हो। मिसेस मेडोक का सांस रुक गया। मुंह हैरत से खुल गया। वो चंद कदम पीछे हटी, घूमी और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। लेपेस्की और एक पुलिस ऑफिसर ऊपर गए। लोना के अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था। सामने दूध की 3 बोतलें और 3 ही अखबार पड़े थे। लेपेस्की ने मानीखेज नजरों से अपने साथी की तरफ देखा। दरवाजे पर दस्तक दी। हैंडल दबाया, मगर कुछ ना हुआ। वो चंद कदम पीछे हटा और पूरी कुव्वत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा ऐसे सुलूक के लिए नहीं बना था। टूट गया। उन्होंने लोना एवांस को फर्श पर पड़े पाया। वो 2 दिन पहले मर चुकी थी। सियाह ईरानी बिल्ली खिड़की पर बैठी थी। लेपेस्की को देखकर वो जल्दी से कमरे में कूदी और फ्रिज की तरफ चल दी। 1 घंटे बाद लेपेस्की टेरी को साथ लिए चीफ के ऑफिस में दाखिल हुआ। टेरी सफेद चेहरा लिए बड़ा अफसरदा और गमगीन नजर आ रहा था। टेरी ने उसे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। मिस एवांस तुम्हारी मंगेतर थी? उसने सवाल किया। जी हाँ। क्या तुम जल्द ही शादी करने का इरादा कर रहे थे? हमारे पास शादी करने के लिए जरूरी रकम नहीं थी, टेरी ने जवाब दिया। हम $500 पसंदाज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई मुनासिब अपार्टमेंट किराए पर ले सकें, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि 2 साल में भी इतनी रकम जमा कर सकेंगे।
ٹیرل نے وہ اخبار ہٹا دیا جس کے نیچے وہ رقم رکھی تھی جو لیپسکی کو لونا کے اپارٹمنٹ سے ملی تھی۔ یہ رقم اس کے کمرے سے ملی ہے، ٹیرل نے کہا۔ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ٹیرل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی آنکھوں کی افسردگی اچانک بڑھ گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں واقعی اس کے کمرے سے یہ رقم ملی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹیرل نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ٹیری بولا۔ میرا خیال ہے یہ رقم اسے بطور رشوت دی گئی تھی، ٹیرل نے کہا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، ضرورت مند تھی، اس لیے آمادہ ہو گئی۔ وہ ڈاکوؤں کو مفید معلومات دینے کی پوزیشن میں تھی۔ اب ہم اس آدمی کا پتہ لگانا چاہتے ہیں جس نے نہ صرف اسے جرم پر آمادہ کیا بلکہ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے قتل بھی کر دیا۔ کیا تم کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں ایسے کسی آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لونا نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی ایسے آدمی کا نام نہیں بتایا جس نے اسے رشوت دی تھی؟ نہیں۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے تم سے ملنا ہو مگر وہ کوئی بہانہ بنا کر نہ آئی ہو؟ نہیں، میں ایک نائٹ اسکول میں پڑھتا ہوں، اس لیے ہم صبح کو ساحل سمندر پر ملا کرتے تھے۔ سپہر کو میں ایک پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ وہ سپہر کو اپنے فارغ اوقات میں کیا کرتی تھی۔ ٹیرل مختلف سوالات کرتا رہا مگر اسے پانچویں آدمی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ آخر میں اس نے میز کی دراز سے ڈائنا کریم کی شیشی نکالی۔ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا یہ تم نے اسے دی تھی؟ نہیں، یہ ہے کیا؟ نسوانی ہاتھوں کے لیے کریم جس کی ایک شیشی کی قیمت $20 ہے، ٹیرل نے بتایا۔ یہ ایسی چیز نہیں جو میرے خیال میں لونا نے خود خریدی ہو۔ میں سوچ رہا تھا شاید تم نے کسی خاص موقع پر بطور تحفہ دی ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنی مہنگی کریم خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ٹیری نے جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ٹیرل نے کریم کی شیشی ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھی اور جیکوبی کو بلایا۔ اسے ابھی پولیس لیبارٹری لے جاؤ، اس نے کہا۔ میں اس کے بارے میں مکمل تجزیاتی رپورٹ چاہتا ہوں۔ جیکوبی جا رہا تھا تو فریڈ آ گیا۔ وہی ٹرک واردات میں استعمال کیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ ہمیں ایک سائیڈ روڈ پر IBM کے بورڈ بھی مل گئے ہیں۔ جس نوجوان کو گولی ماری گئی اس کا نام ارلی لیڈ بیٹر تھا۔ وہ ایک طالب علم تھا۔ کم سے کم ہمیں نمبر 5 کے بارے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ قدموں کے واضح نشانات ملے ہیں جنہیں لیبارٹری والے چیک کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جہاں یہ قتل ہوا وہاں اس کے لیے ایک کار بھی موجود تھی۔ وہ ٹرک لے کر وہاں پہنچا، رقم اس کار میں منتقل کی، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو ارنی پہنچ گیا۔ شناخت سے بچنے کے لیے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ ہم نے کار کے نشانات کے ٹھپے بھی تیار کر لیے ہیں۔ ٹائر کافی پرانے تھے اور بائیں جانب کا ٹائر بہت گھسا ہوا تھا۔ اگر وہ کار مل گئی تو ہم اسے ضرور شناخت کر لیں گے۔ ٹرک پر بھی نشانات ملے ہیں یا نہیں؟ ملے ہیں، مگر وہ سب دوسرے آدمیوں کے ہیں۔ نمبر 5 ضرور دستانے پہنے تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر بھی کوئی نشان نہیں، فریڈ نے کہا اور ایک پلاسٹک کی تھیلی سے $500 کے 3 نوٹ نکالے۔ یہ نوٹ ٹرک کے پاس ریت پر پڑے ملے، اس نے بتایا۔ ٹرک کے بارے میں معلوم کرو کہ کس کا ہے، جتنے آدمی چاہو لگا دو، یہ بہت اہم ہے۔ فریڈ چلا گیا تو ٹیرل نے وہ نوٹ بھی پولیس لیبارٹری روانہ کر دیے۔ 2 گھنٹے بعد لیبارٹری کے انچارج جارج نے فون کیا۔ میں تمہیں تفصیلی رپورٹ بعد میں بھیجوں گا، اس نے کہا۔ وہ ابھی ٹائپ ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا وقت بچانے کے لیے تمہیں خاص باتیں بتا دوں۔ پہلی بات یہ کہ کریم آرسینک کے ایک جذب ہونے والے مرکب سے بنی ہوئی ہے۔ وہ 100% انتہائی مہلک ہے۔ شیشی پر مقتولہ کی انگلیوں کے علاوہ کسی کے نشانات نہیں ہیں۔ ذرا ٹھہرو، ٹیرل نے جلدی سے کہا۔ ایک عام آدمی ایسا مرکب کیسے بنا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں بنا سکتا۔ یہ کسی ماہر کا کام ہے جو ادویات کا علم جانتا ہو، غالباً کوئی میڈیکل کا آدمی۔ اس میں آرسینک کی بڑی مقدار شامل ہے۔ جارج نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور جس نے بھی وہ کریم تیار کی ہے اس کے قبضے میں بھاری مقدار موجود ہوگی۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ کوئی ڈسپینسر ہے۔ قدموں کے نشانات کے ٹھپوں سے کچھ اور دلچسپ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہ شخص ہلکے جثے کا آدمی ہے، وزن اندازاً کوئی 112 پاؤنڈ، چلنے میں کچھ دشواری محسوس کرتا ہے، نوجوان نہیں ہے، 50-60 سال کی عمر ہوگی۔ اسے ٹرک سے کارٹن نکالنے میں کافی دشواری پیش آئی ہوگی جس سے اسے کمزور صحت سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ معلومات کچھ مفید ہیں؟ بہت مفید ہے۔ کوئی اور بات؟ وہ $500 کے نوٹ جو تم نے بھیجے تھے ان سب پر نظر نہ آنے والی سیاہی سے نمبر لکھے گئے ہیں۔ یہ نمبر صرف انفراریڈ شعاعوں کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے لیوس سے بات کی تھی، اس نے بتایا کہ ایسے 1000 نوٹوں پر یہ نمبر بطور تجربہ ڈالے گئے تھے اور وہ تمام نوٹ غائب ہیں۔
चुनाचे तुम्हारे मतलूब आदमी इन्हें कैच कराने की कोशिश करे तो इन्हें पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि आखिर हमें कुछ मुफीद बातें मालूम होने लगी हैं। टेलर ने जवाब दिया। उस नौजवान को आशारिया 25 बोर के रिवॉल्वर से हलाक किया गया है। जॉर्ज ने मजीद बताया। मेरे ख्याल में नंबर 5 से ऐसा ही रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की तवक्को की जा सकती है। बहुत मुहतात आदमी मालूम होता है। कहीं कोई उंगलियों के निशानात नहीं है। यकीनन दस्ताने पहनकर काम करता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, टेरिन ने कहा। अब जल्दी से अपनी तहरीरी रिपोर्ट रवाना कर दो। सुबह तकरीबन 7 बजे पैरी होश में आए बगैर मर गया। मिश ने जो उसकी देखभाल कर रहा था उसकी नब्ज देखी, मगर वो वाकई मर गया था। मिश उठकर चांडलर के पास गया जो अकबी बेडरूम में सो रहा था। उसे जगाया। पैरी मर गया, उठो, हमें उसे फौरन दफन करना है, उसने कहा। कहाँ दफन करोगे? चांडलर ने उठते हुए पूछा। बंगले के बाहर, वहाँ की रेत नरम है। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला। उजाला होने से पहले इस काम से फारिग हो जाए तो अच्छा है। मिश को गैरेज में एक फावड़ा मिल गया। वो उसे लेकर निकला। पाम के एक दरख्त के पास उसे मौजूद जगह भी मिल गई और उसने खोदना शुरू कर दिया। जब तक चांडलर आया तो कब्र निस्फ तैयार हो चुकी थी। बाकी काम चांडलर ने मुकम्मल कर दिया। वो पैरी को उठाकर लाए, कब्र में डालकर ऊपर से रेत भर दी, फिर जमीन हमवार करके दरख्त के पत्ते और शाखें डाल दी। मुतमईन होकर वो बंगले में वापस आ गए। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाकई आएगी या मजाक कर रही थी? मिश ने पूछा। वो जरूर आएगी, चांडलर ने जवाब दिया, मगर 10 बजे से पहले नहीं आ सकेगी। तब तक मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल में उसने रेडियो पर हमारा हुलिया सुन लिया होगा? मुमकिन है सुन लिया हो, मगर फिक्र मत करो, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, चांडलर ने जवाब दिया और अपने बेडरूम में चला गया। मिश ने गुस्ल किया, फिर कमरे की सफाई की और पूरी तरह मुतमईन हो गया कि अब कोई ऐसा निशान बाकी नहीं रहा जिससे पैरी का यहाँ आना जाहिर हो सके। उसने रेडियो पर 7:30 बजे की खबरें सुनी और तब उसे वॉश की मौत का इल्म हुआ। उसने सोचा कि ये खबर चांडलर को बताए या नहीं, मगर फिर उसने सरेदस्त उसे आराम करने दिया। एक बार फिर तीनों का हुलिया नशर किया जा रहा था। मिश ने रेडियो बंद कर दिया। वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मिश हैरान था कि मैस्की कहाँ गया। ये बात तो यकीनी थी कि वो नाकाबंदी तोड़कर शहर से बाहर तो नहीं जा सकता था। मालूम होता था कि मैस्की ने शुरू से ही ऐसा मंसूबा बनाया था और इस सूरत में कोई महफूज पनाहगाह भी तलाश कर ली होगी। तकरीबन 10:30 बजे एक पुरानी मिनी कूपर कार बंगले के सामने रुकी। चांडलर और मिश दोनों खिड़की के पास इंतजार कर रहे थे। लोलेटा कार से निकली तो मिश ने पूछा, क्या ये वही है? हाँ, चांडलर उठा। तुम बेडरूम में जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। उसने बैरूनी दरवाजा खोल दिया। लोलेटा ने उसे गौर से देखा। चांडलर मामूल के मुताबिक नजर नहीं आ रहा था। शेव बढ़ा हुआ था। चेहरे से परेशानी और खौफ जाहिर था। हेलो बेबी, वो आगे बढ़ा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे अफसोस है कि मैं हमेशा की तरह नजर नहीं आ रहा हूँ। इस बंगले में खाने पीने की कोई चीज नहीं है। तुम वो चीजें लाई हो जो मैंने बताई थी? हाँ, कार में है। मगर ये सब क्या है? क्या ये तुम्हारा घर है? पहले कार से सब चीजें निकाल ले, फिर बात करेंगे। और हाँ, कार को गैरेज में खड़ा कर दो। जहाँ है वहीं रहने दो। मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। बेहतर होगा कार को सामने से हटा दो। मैं इसकी वजह बाद में बताऊंगा, चांडलर ने कहा और कार से तमाम चीजें निकालकर अंदर ले गया। लोलिटा ने कुछ हिचकिचाते हुए कार गैरेज में खड़ी कर दी और फिर बंगले में दाखिल हुई। चांडलर किचन में तमाम अशिया अलमारी में तरतीब से रख रहा था। डार्लिंग, तुम कॉफी बना सकती हो? चांडलर ने पूछा। तब तक मैं शेव कर लूं, फिर बात करेंगे। शेव करके चांडलर ने रेजर मिश को दे दिया कि वो भी शेव बना ले और ये कि वो 10 मिनट बाद उसे भी बुला लेगा। वो किचन में दाखिल हुआ तो लोलिटा कॉफी बना चुकी थी। उसने कॉफी पी और सिगरेट के नए पैकेट से एक सिगरेट निकालकर जलाया। ये सब कुछ क्या हो रहा है चांडलर? लोलिटा ने पूछा। पुलिस से बचते फिर रहे हैं, चांडलर ने जवाब दिया। मैं और मेरा एक दोस्त बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कोई सवाल मत करना बेबी, तुम्हें जितना कम मालूम हो उतना ही अच्छा है। तुम्हारी मुसीबत का बायस कैसीनो की डकैती है? हाँ, बात बिगड़ गई। वो आदमी जिसने ये प्लान बनाया था हमें धोखा देकर भाग गया। क्या तुमने रेडियो पर सुना था? हाँ, और मेरा ख्याल था कि ये काम तुम्हारा है, लोलेटर ने कहा। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा अंदाजा था कि ये काम मेरा है, उसके बावजूद तुम यहाँ आ गई। चांडलर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। मैं पैदाइशी अहमक हूँ, लोरेटा मुस्कुराई।
ویسے غالباً حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں کبھی اس پر افسوس نہیں ہوگا۔ چانڈلر نے اسے بازوؤں میں لے کر پیار کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، لولیٹا نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اب بھی ایک چانس ہے کہ جس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم اسے تلاش کر سکیں۔ تمام رقم اس کے پاس ہے، اگر وہ ہمیں مل گیا تو میں اس سے اپنے حصے کی رقم وصول کر کے تمہیں دنیا کی سیر کرانے لے جاؤں گا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی یہ بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ کم سے کم میں تو بہت بھوکا ہوں، مش نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ لولیٹا نے پہلے اس کی طرف پھر چانڈلر کی طرف دیکھا۔ یہ میرا دوست مش کالنز ہے، چانڈلر نے بتایا۔ مش اور لولیٹا نے ہاتھ ملایا۔ تم ابھی کچھ بھوکے ہونے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مش بولا۔ لولیٹا کھانا تیار کرنے کچن میں چلی گئی۔ ممکن ہے ہماری گرفتاری کے لیے کوئی بڑا انعام مقرر کیا جائے، مش نے چانڈلر سے کہا۔ کیا تم اس پر اعتبار کر سکتے ہو؟ ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے، چانڈلر نے جواب دیا، اور اگر ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے تو کھانے پینے کی ضرورت تو ہوگی۔ لولیٹا بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے ہمارا واحد ذریعہ ہے۔ مش کافی پینے لگا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، مگر یہ کہ واچ کو گولی لگی تھی، وہ مر چکا ہے، وہ بولا۔ ممکن ہے ہم اب بھی میسکی کو تلاش کر سکیں، چانڈلر نے کہا۔ مشکل ہے، وہ بہت چالاک آدمی ہے، مش نے جواب دیا۔ دونوں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ چانڈلر کچن میں گیا۔ مجھے تمہیں اس معاملے میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، اس نے لولیٹا سے کہا۔ اگر پولیس نے ہمیں پکڑ لیا اور تمہیں یہاں دیکھ لیا تو تم پر بھی اعانت جرم کا الزام عائد ہو جائے گا۔ میں احمق ہوں مگر اتنی نہیں، لولیٹا نے جواب دیا۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، مگر تم میرے متعلق پریشان مت ہو، یہ تو ظاہر ہے کہ تم میرے بغیر یہاں نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اطمینان رکھو، میں اس کا بدلہ بھی دوں گا اور تمہارا احسان کبھی بھولوں گا بھی نہیں۔ لولیٹا نے کھانا تیار کر کے میز پر رکھا۔ بہتر ہوگا کہ میں خود بھی یہاں آ جاؤں، اس نے کہا۔ اگر کوئی یہاں آتا ہے تو تم دروازے پر جا کر اس سے بات نہیں کر سکتے۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں اپنے گھر جا کر اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں اور کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ چانڈلر نے $5 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس میں سے 10 نوٹ لولیٹا کو دے دیے۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، لولیٹا نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ مش نے اسے کھڑکی سے واپس جاتے دیکھا۔ کیا وہ جا رہی ہے؟ اس نے چانڈلر سے پوچھا۔ وہ واپس آ کر یہیں رہے گی، اپنی چیزیں لینے گئی ہے، چانڈلر نے بتایا۔ آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ اچانک مش بولا، میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم اس مصیبت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بے شک حالات ہمارے خلاف ہیں، چانڈلر نے جواب دیا، مگر بچنے کی امید بھی ہے۔ میں اب واپس جیل جانا نہیں چاہتا۔ فکر مت کرو، اگر پکڑے گئے تو جیل میں نہیں گیس چیمبر میں جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ میں بھی۔ اب یہ قتل کی واردات بن گئی ہے، مگر پولیس مجھے زندہ نہیں پکڑ سکے گی۔ تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، مگر جیل اور پھر موت کی کوٹری میں ہفتوں گزارنے کے بجائے میں سر میں ایک گولی مارنا زیادہ پسند کروں گا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں کھانے سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ مش خاموش ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔